हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज। आज हम पढ़ेंगे स्वरों के वर्गीकरण। जैसा हमने पहले जो है डिस्कस कर लिया है, इससे पहले जो पढ़ाए हैं, ठीक है। आज हमारा जो हो जाएगा स्वरों के वर्गीकरण, स्वरों के वर्गीकरण पे। अब इस स्वरों के वर्गीकरण पे थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो सबसे पहला जो आता है हमारा, वो होता है आपका उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो आपको पता है कि उच्चारण अवधि के आधार पर जो पहला इसमें हम बात करेंगे वो होगा आपका कौन सा। तो सर वो होगा आपका लघु स्वर। किसे कहते हैं लघु स्वर, क्या होता है? तो लघु का मतलब आप जानते हैं छोटा होता है। लघु का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे कि सर छोटा होता है। अब लघु का मतलब छोटा होता है, इसका मतलब है कि जो छोटी वाली मात्रा है वही आपकी कौन सी स्वर होगी? तो लघु स्वर होगी। जैसे हमने लिखा अ, हमने लिखा छोटी, हमने लिखा छोटा और हमने लिखा क्या री। तो ये जो चार हैं ये आपके कौन से स्वर होते हैं? लघु स्वर होते हैं। तो जब भी आप इनको अगर बोलेंगे, जब भी आप अगर इनको क्या करते हैं बोलते हैं, तो आपको जो है एक मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का? एक मात्रा का समय लगता है। और जब एक मात्रा का समय लगता है तो इसे हम लोग एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। तो वे स्वर, कहने का मतलब कि इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो वे स्वर जिनके उच्चारण में, अब कहने का मतलब हम उच्चारण कर रहे हैं क्योंकि किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? उच्चारण अवधि के आधार पर। तो इसलिए कहा जाता है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जब भी आप इसको बोलेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको दुगुना समय लगेगा, बहुत ही क्या लगेगा? कम समय लगेगा। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है अर्थात कितने मात्रा का समय लगता है? तो कहेंगे कि सर एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। उसे लघु स्वर, उसे लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। उसे लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। तो ये रही इसकी डिफिनीशन। क्या? तो सर जब अ आप बोलेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि अ के साथ आपका आ भी आ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए इसको क्या बोला गया कि कम समय लगता है और एक मात्रा का समय लगता है। दो तो मात्रा आ नहीं रही है इसमें। तो जब दो मात्रा नहीं आ रही है इसका मतलब कि इसमें दो मात्रा का समय नहीं लगेगा। और जब दो मात्रा का समय नहीं लगेगा उससे क्या कहेंगे हम लोग? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और इन्हीं स्वरों को हम लोग, इन्हीं स्वरों को जो है हम लोग मूल स्वर और ह्रस्व स्वर के भी नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ नोट करके लिख लेंगे। और नोट का मतलब विशेष होता है और ये चीज़ें आपको पूरी अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको ज़रा नोट करके इसमें लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? सर इन मूल स्वरों को, इन्हें, कहने का मतलब इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मूल स्वर। इन्हें मूल स्वर। फिर एक और क्या लिखवाए हैं? एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर क्यों कहते हैं एक मात्रिक स्वर? क्योंकि एक मात्रा का समय लगता है। और ह्रस्व स्वर के नाम से भी जानते हैं, और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। और कौन से स्वर कहते हैं? ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा तीन चीज़ें। एक तो पहला मूल स्वर भी कहते हैं, किनको? लघु स्वर को। दूसरा एक मात्रा का समय लगता है, उसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और इसे ही हम लोग किस स्वर के नाम से जानते हैं? ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। अगला बात करते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है आपका, तो दूसरे नंबर पे वो है कौन सा? तो सर वो है आपका दीर्घ स्वर।
कौन सा है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो आप देख रहे हैं दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है सर, तो कहेंगे कि दीर्घ का मतलब होता है सर बड़ा, यानी जिसमें अ की जगह पे क्या आ जाएगा अब, तो जिसमें बड़ी मात्रा आ जाएगी, यानी कि आ का मात्रा आ जाए, छोटी के बाद से क्या आ जाए, बड़ी आ जाए, छोटा ऊ के बाद से क्या आ जाए सर, बड़ा ऊ आ जाए, और री के बाद से क्या आ जाए सर, ए आ जाए, उसके बाद से आए आ जाए, ओ, और फिर औ। तो ये सभी जो होते हैं ये आपके कौन से मात्रा होते हैं, दीर्घ मात्रा होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी जो है ये चारों जो है ये सातों जो है इनकी संख्या कहा जाए तो 7 और मूल स्वरों की संख्या कहा जाए तो कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं क्या, ओ, आ, सॉरी अ के बाद से छोटी, छोटी के बाद से छोटा ऊ, और छोटा ऊ के बाद से क्या आ जाएगा आपका सर, री आ जाएगा। तो ये 4 होते हैं, ठीक है, ये 4 मात्राएं होती है आपकी। तो ये हो गए कितने सर, 4 हो गए। उसके बाद से अब इन चारों को छोड़कर जो बच गए 7 वो कौन से होंगे आपके, तो दीर्घ स्वर होंगे। कौन से होंगे, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या होता है कि सर इसमें 1 मात्रा का समय लग रहा था, अब इसमें कितने मात्रा का लगेगा, 2 मात्रा का, यानी कि ये आ जो है ना ये अ प्लस किससे मिलकर बना हुआ है, अ से। तो अ प्लस अ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आ आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों से अधिक समय लगता है, अर्थात कितने मात्रा का समय लगेगा, तो सर 2 मात्रा से मिलकर बना आ, तो 2 मात्रा का समय लगेगा, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे, इसकी परिभाषा अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में, लघु स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है, अर्थात कितने मात्रा का, 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं सर, दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये रहे दीर्घ स्वर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगता है, लघु स्वरों की तुलना में दुगुना समय बोले या चाहे अधिक समय बोले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब जैसे जैसे में इनके लिख लेते हैं, तो जैसे में क्या होते हैं, तो जैसे में हो जाएगा आपका सर अ के बाद आएगा आ, छोटी ई के बाद से बड़ी ई, बड़ी ई के बाद से बड़ा ऊ, बड़ा ऊ के बाद से ए के बाद से आपका आई के बाद से ओ के बाद से औ, और इस तरह से इनकी संख्या कितनी हो जाएगी सर, तो 7 हो जाएगी। अगर पूछ ले कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, ठीक है। अगर हमसे पूछ ले कि लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो सर 4 होती हैं। और कौन कौन सी होती है ये बात कर लिया हमने, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा बात करते हैं। अब इसके आगे क्या बात करेंगे, तो सर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हमने ये लिखा है स्वर, ये सजातीय स्वर यहाँ से यहाँ तक होते हैं। कौन कौन सर, तो ये वाले जो देख रहे हैं ना, ये वाले ये सजातीय स्वर हैं, और इसके बाद से ये जो बच गए शेष यहाँ से यहाँ तक, इसको विजातीय स्वर बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये सजातीय हैं, क्या है, सजातीय स्वर हैं, और ये कौन से आपके विजातीय स्वर हैं। अब क्यों है जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम आगे संधि पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिए इसको। अब कैसे सर, तो यहाँ पे देख लीजिए इसको, जैसे अ और जब आ का, अ या आ का जब योग होता है छोटी ई और बड़ी ई से, तो क्या बनता है सर, ए बनता है। क्या बनता है आपका, ए। और जब अ या आ का ही योग जब ए से होता है, ए या आए से होता है,
तो ये बड़ा वाला ही मात्रा बनता है क्या, अय। देखिए और ए अय, ठीक है ना, और ए, ठीक है, इस तरह से भी आ रहा है, अ ई ए आ रहा है ना, अ आ ए और अय हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका अ और आ का योग जब होता है किससे सर, ऊ या बड़ा ऊ से, तो ये बनता है, देखिए ऊ माने ओ, ठीक है। तो अ और आ का योग जब ऊ से होगा तो क्या बनेगा, ओ। फिर इसी ओ का यहाँ पे आ जाएगा योग, तो फिर अ या आ का योग अगर करते हैं किससे, ओ से या औ से, ओ से या औ से, तो क्या बनता है हमारा, तो सर हमारा बनता है औ। क्या बनता है, औ बनता है। तो इसलिए इनको सजातीय स्वर कहा जाता है। और उसके अलावा जो ये बच गए आपके क्या होते हैं, विजातीय स्वर होते हैं, यानी कि इन्हीं के योग से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसलिए जो है हम लोग एक विशेष करके इसमें लिखेंगे, जब इनका योग हो रहा है, जब इनका क्या हो रहा है, योग हो रहा है, तो अगले में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसको परिवर्तन हो रहा है, तो इस परिवर्तन को आगे हम लोग क्या देते हैं, तो सर इस परिवर्तन को आगे हम लोग संधि देते हैं। इसलिए इस दीर्घ स्वर को भी हम लोग किस स्वर के नाम से जानते हैं सर, तो संधि स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो विशेष करके इसमें भी लिख लेते हैं हम। तो विशेष करके क्या लिखेंगे सर, तो विशेष करके ये लिखेंगे कि इन्हें, किन्हें सर, दीर्घ स्वरों को, तो इन्हें संधि स्वर, इन्हें संधि स्वर, और आपको पहले बता चुके हैं द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इन्हें संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो मात्रा का समय लग रहा था, द्विमात्रिक बोल दिया, संधि स्वर क्योंकि जिसमें परिवर्तन हो रहा था, परिवर्तन होने से जो हमारा बनता है वो कौन सा स्वर होता है, वो क्या होता है, संधि होता है। इसलिए संधि से क्या बन गया, संधि स्वर, यानी कि दीर्घ स्वरों को हम लोग संधि स्वर के भी नाम से जानते हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसके आगे क्या बात करना है सर, ज़रा ध्यान से आप देखिएगा, आगे हम बात करने जो जा रहे हैं। कभी कभी पूछ लेता है, ज़रा इसको याद रखिएगा, आप स्टार बना लीजिएगा इसको, ठीक है। ये जो प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है, ज़्यादातर कहा जाता है कि अगर पूछा जाए कि सर हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में आगत स्वर, क्या पूछ ले हमसे, आगत स्वर। अगर आगत स्वर पूछ ले तो एक मात्र एक ही होता है, वो है आपका आ। क्या है, आ, ठीक है। ये आगत स्वर है जिसके ऊपर ये चंद्र बिंदु नहीं बल्कि ऐसे शिरो रेखा एक ऊपर की तरफ आ जाती है, इसे आगत स्वर कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछ ले आगत व्यंजन, अगर हमसे पूछ ले, क्या पूछ ले, हिंदी वर्णमाला में अगर आगत व्यंजन हमसे पूछ ले सर, आगत व्यंजन पूछ ले, तो आगत व्यंजनों की जो संख्या हो जाएगी, आगत व्यंजनों की संख्या, तो आगत व्यंजनों की संख्या वो होती है आपकी 5। देखिए क हो गया, ख हो गया, और यहाँ पे देखिए नुक्ता का ऐसे चिन्ह रहता है, इसको नुक्ता बोलते हैं, ठीक है। क ख हो गया, ग हो गया, ठीक है, ज हो गया, और उसके बाद से क्या हो जाएगा आपका फ। तो ये जो नुक्ता चिन्ह नीचे लगा रहता है, इसी को हम लोग आगत क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। अगर कुल वर्णों की संख्या पूछ ले, अगर कुल वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछ ले, वर्णों की संख्या यानी कि आगत वर्णों की संख्या, किसकी, आगत वर्णों की, तो ये हो गए 5, ये हो गए कितने 5, और एक हो गया ये स्वर, तो दोनों को मिलाकर कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे सर 6 हो जाएंगे। तो आगत वर्ण अगर हमसे पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में कुल आगत वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा कितना, 6। क्या समझ में आया, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे और बड़े विस्तार से और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसके आगे बात करते हैं, आगे क्या है हमारा सर, तो एक होता है कि अगर पूछता है हमसे कि नासिका के आधार पर, किसके आधार पर, नासिका के आधार पर, अगर हमसे पूछ ले कि नासिका के आधार पर कितने भेद होते हैं इसके, तो नासिका के आधार पर जो स्वरों के भेद होते हैं वो होते हैं 2। कितने भेद हैं इसके, 2 भेद हैं। तो कौन कौन से है सर, तो एक है आपका क्या, पहला जो है वो निर्नुनासिक है, निर्नुनासिक,
पहला भेद है इसका निर्नुनासिक, और दूसरा जो है आपका वो है क्या, सानुनासिक। सानुनासिक, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक, इसी को हम लोग अनुनासिक के भी नाम से जानते हैं। तो ये होता है। अब निर्नुनासिक क्या होता है सर, और सानुनासिक क्या होता है? तो निर्नुनासिक ये होता है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में, परिभाषा भी लिख लेते हैं इसकी, कि वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता है, 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 अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ, होने वाली ध्वनियाँ निर्नुनासिक कहलाती हैं। क्या कहलाती है? निर्नुनासिक, निर्नुनासिक कहलाती है। क्या कहलाती हैं? निर्नुनासिक कहलाती हैं। क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है? निर्नुनासिक कहलाती हैं। तो कहने का मतलब है कि आप परिभाषा से समझ जा रहे हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित, यानी सिर्फ मुख से हमारे निकलती है, और जो सिर्फ हमारे मुख से निकलती हैं वैसी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? निर्नुनासिक कहलाती हैं। तो ठीक इसी का उल्टा ये हो जाएगा सानुनासिक। तो सानुनासिक क्या होगा सर? तो सानुनासिक वो होगा, जैसे अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो सानुनासिक तो वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, नासिका का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख के साथ साथ, अर्थात मुख के साथ साथ, अर्थात मुख के साथ साथ, अर्थात मुख के साथ साथ नासिका से भी, नासिका से भी, मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ, उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ अनुनासिक या सानुनासिक कहलाती है, अनुनासिक या सानुनासिक कहलाती है। तो ये रहे। अब सर थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसमें जो है एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जितने भी स्वर हैं यानी कि सभी स्वर, तो सभी स्वर जो होते हैं, और पता है सभी स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो सभी स्वर जो होते हैं वो किससे उच्चारित होते हैं आपका? तो वो होते हैं निर्नुनासिका से, यानी इसमें नासिका का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं किया जाता। लेकिन अगर बात करें उसके आगे सानुनासिक का एग्जाम्पल क्या होगा, तो जितनी भी मात्राएं होती हैं उस पर लगा होता है चंद्रबिंदु। क्या लगा रहेगा? चंद्रबिंदु लगा रहेगा। तो वे सभी क्या होंगे? आपके सानुनासिक होंगे। जैसे सर अ है तो अ के ऊपर ऐसे चंद्रबिंदु लग गया, उसी तरह से आ है, आ के ऊपर भी लग जाएगा ऐसे। छोटी ई है, छोटी ई के भी ऊपर लग जाएगा ऐसे। बड़ी ई है तो याद रखिएगा, बड़ी जब इस तरह लगता है ना तो इसमें ये हो जाता है, क्योंकि जब भी एक बड़ी दीर्घ मात्रा आती है तो वहाँ पे ऐसे बिंदु कर देते हैं, तो ये चंद्रबिंदु का ही काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बड़ी ई हो गया। उसके बाद से छोटा हूँ, छोटा हूँ के ऊपर ऐसे आएगा, बड़ा हूँ ऐसे आएगा। ठीक है, उसके बाद से री भी हो गया इस तरह से।
उसके बाद से क्या हो जाएगा सर, आए, आई के ऊपर ऐसे। अब जैसे फिर आए जाएंगे ना तो ये यहाँ पे एक बिंदु आ जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से क्या होगा सर, ओ, फिर इस पर भी ऐसे आएगा, फिर उसके बाद से क्या होगा, ओ, ऐसे चंद्र बिंदु टाइप का, ठीक है, ये चंद्र बिंदु का काम करता है यहाँ पे। तो ये जो होते हैं ये आपके कौन से होते हैं, सानुनासिक या आनुनासिक। तो आपको समझ में आया, सानुनासिक या अनुनासिक जो नाक के साथ साथ मुख से भी उच्चारित होते हैं, और निम्नुनासिक जो केवल किससे होते हैं, आपके मुख से होते हैं, नाक से नहीं होते, उसको हम लोग नासिका कहते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा स्वरों का वर्गीकरण। तो आज स्वरों के वर्गीकरण में क्या क्या पढ़ लिया, जरा एक बार देख लीजिए ठीक से, ठीक है, क्या क्या पढ़ा है हमने। तो हमने पढ़ा स्वरों के वर्गीकरण। अब स्वरों के वर्गीकरण में हमने देखा क्या, उच्चारण अवधि के आधार पर। तो उच्चारण अवधि के आधार पर लघु स्वर, दीर्घ स्वर, और एक चीज़ भाई छूट रहा है, उसको भी पूरा करा देते हैं आपका। वो छूट रहा है कौन सा, तो सर यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या होता है, तो वे स्वर जो दीर्घ स्वरों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि राम, अब राम ऐसे कर लिख दिया, तो इस तरह से जो 3 टाइप का बनता है, ठीक है, इस तरह से जो बनता है वो आपका कौन सा स्वर होता है, तो वही आपका प्लुत स्वर होता है। समझ रहे हैं ना। तो अगर डबल मात्रा कर दिया जाए तो राम ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके प्लुत स्वर जो दीर्घ स्वरों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो एक से अधिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे 3 टाइप का भी होता है आपका, समझ रहे हैं ना। जैसे कि ओम बोला जाता है आपका ना, तो ओम बोलते हैं तो सर इस तरह लिखते हैं कुछ ऐसे, ओम, ठीक है, 3 टाइप का आ जाता है, यानी कि 3 मात्राएं जो आती हैं ये, तो इन्हीं को कहा जाता है क्या, प्लुत स्वर। तो वे स्वर जो दीर्घ स्वरों से काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लेते हैं, उन स्वरों को हम लोग प्लुत स्वर बोलते हैं। तो ये छूटा हुआ था, ये भी आपका पूरा हो गया। मुझे आशा है कि सब कुछ आपको अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आया होगा। जो भी हम लिखे हैं परिभाषा सहित भी लिखे हैं, और ये स्वरों के वर्गीकरण से स्वर से कहीं से भी कोई भी प्रश्न आता है, आपका कहीं से गलती नहीं होगा, आप उसको बहुत आसानी से हल कर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।